हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम लोग सीडीपी के 30 मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन की प्रैक्टिस करेंगे और ये हमारा प्रैक्टिस सेट 5 होगा। और अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें। चलिए देखते हैं हम लोग यहाँ पे आपसे क्वेश्चन पूछा गया है। अब यहाँ पे क्वेश्चन दिया गया है, कक्षा कक्ष में शिक्षार्थियों को एकाग्र करने में सहायक व्यक्ति कारक है। शिक्षार्थियों को एकाग्र करने में कौन सा कारक यहाँ पर सबसे ज़्यादा प्रभावशाली होगा, ये हमें बताना है। अब ऑप्शन दिया गया है ए नंबर में, भिन्न भिन्न प्रकार के वस्त्र, शिक्षक का सुव्यवस्थित भाषण, शिक्षार्थियों में जिज्ञासा का विकास, या फिर शिक्षक की जोरदार आवाज़। तो शिक्षार्थियों को एकाग्र करने में जो सबसे ज़्यादा सहायक होगा वो हो जाएगा शिक्षार्थियों में जिज्ञासा का विकास, क्योंकि जितने ज़्यादा बच्चे जिज्ञासु होंगे उस चीज़ को उतना ही मन लगाकर और उतनी ही एकाग्रता से सीखेंगे। तो यहाँ पे सी ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। और आप लोग कमेंट करके बताना इसमें कितने क्वेश्चन आपको आ रहे थे। उसके बाद सेकंड नंबर क्वेश्चन आपसे पूछा गया है, किसी बालक के व्यवहार के निर्धारण के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा व्यवहार उत्तम है। जैसे कि पहला ऑप्शन दिया गया है, जब बालक के सम्मुख अनेक प्रेरक हों तो उनमें से कुछ अधिक प्रभावी होते हैं। बी ऑप्शन दिया गया, प्रत्येक बालक आवश्यकताओं की संतुष्टि के लिए अधिक से अधिक प्रयास करता है। और उसके बाद सी ऑप्शन दिया गया है, जब बालक के सम्मुख अनेक लक्ष्य हों तो उसके लिए सभी लक्ष्य समान होते हैं। अब यहाँ पूछा गया कौन सा व्यवहार उत्तम है, बालक के व्यवहार के निर्धारण के संदर्भ में कौन सा यहाँ पे व्यवहार उत्तम है। तो यहाँ पे आंसर हो जाएगा कि जब बालक के सम्मुख अनेक प्रेरक हों तो उनमें से कुछ अधिक प्रभावी होते हैं। तो यहाँ पे ए ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया है, निम्न में से किसने नैतिक वृद्धि की अवस्थाओं की अवधारणा प्रस्तुत की है। जो नैतिक वृद्धि की अवस्थाएं हैं, नैतिक अवस्थाओं के बारे में बताया था कोहलबर्ग ने। किसने बताया था? कोहलबर्ग ने बताया था। 3 चरण बताए थे इनके, 3 चरण और क्या 6 अवस्थाएं बताई थी। प्रत्येक चरण में 2-2 अवस्थाएं थी। तो यहाँ पे ए ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा गया है, एक अध्यापक को महत्व देना चाहिए पिछड़ी पृष्ठभूमि के छात्रों को, अनुसूचित जाति के छात्रों को, अनुसूचित जनजाति के छात्रों को, या फिर सभी को समान रूप से। तो जो एक अध्यापक होता है उसको सभी को बराबर महत्व देना चाहिए। तो डी ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा कि सभी को समान रूप से महत्व देना चाहिए। उसके बाद अगला क्वेश्चन आपसे पूछा गया है, बाल केंद्रित शिक्षा के समर्थक के तौर पर आपके अनुसार निम्नलिखित में से किसका महत्व सर्वाधिक है। ऑप्शन ए दिया गया है, शिक्षक बालक के व्यक्तित्व का कहाँ तक विकास कर पाता है, शिक्षक कितना ज्ञानी, आकर्षक और गुणयुक्त है, शिक्षक अपने विद्यालय को कितना अधिक भव्य दर्शा पाने में सक्षम है, या फिर शिक्षक की पहचान का दायरा कितना विस्तृत है। तो यहाँ पे अगर कोई क्या है बाल केंद्रित शिक्षा समर्थक है तो उसके लिए जो सबसे उपयुक्त काम होगा तो इसका आंसर हो जाएगा कि शिक्षक बालक के व्यक्तित्व का कहाँ तक विकास कर पाता है। तो यहाँ पे ए ऑप्शन जो है बिल्कुल ही सही दिया गया है। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा गया है, किसी बालक के व्यवहार को उत्पन्न करने वाला कारक है। किसी बालक के व्यवहार को उत्पन्न करने वाला कारक कौन सा है? मानसिक तथा शारीरिक आवश्यकताओं की पूर्ति, चिंतन के साथ सार्थक रूप से समायोजन करना, बालक के प्रभावी मूल्य, या फिर बालक के प्रति की गई सामाजिक आवश्यकताओं की पूर्ति। तो यहाँ पे बालक के व्यवहार को उत्पन्न करने वाला जो कारक है वो होता है चिंतन के साथ सार्थक रूप से समायोजन करना। तो यहाँ पे बी ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है, मीरक अपनी सहेलियों में व्यक्तिक एवं सामाजिक समायोजन सबसे श्रेष्ठ है। आपके अनुसार इसका कारण क्या हो सकता है? मीरा बहुत अमीर घर से संबंध रखती है, मीरा की माँ विद्यालय की प्रधानाचार्य है, मीरा पढ़ने में बहुत होशियार है। उसके बाद डी ऑप्शन दिया गया है, डी ऑप्शन यहाँ पर दिया गया है मीरा की भाषा बहुत आकर्षक है। तो यहाँ पर डी ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा कि मीरा की जो भाषा है बहुत आकर्षक है। तो यहाँ पर डी ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। उसके बाद अगला क्वेश्चन आपसे पूछा गया है, छात्र एवं छात्राओं के बीच लैंगिक प्रभावों को कम करने के लिए उपयुक्त उपाय
नहीं है। छात्रों के समान अधिकार देना चाहिए। छात्रों को छात्रों के समान कार्य के समान अवसर उपलब्ध कराने चाहिए। छात्रों के समान शैक्षिक योग्यता की समानता उपलब्ध करानी चाहिए। या फिर छात्र छात्राओं को दो वर्गों में बांटकर उनके सामाजिक उद्देश्यों के अनुकूल शिक्षा प्रदान करना चाहिए। तो यहाँ पे पूछा गया है उपयुक्त उपाय नहीं है, लैंगिक प्रभावों को कम करने के लिए उपयुक्त उपाय नहीं है। तो यहाँ पे डी ऑप्शन जो दिया गया है कि छात्र छात्राओं को दो वर्गों में बांटकर उनके सामाजिक उद्देश्यों के अनुकूल शिक्षा प्रदान करना, तो ये ऑप्शन नहीं है। तो यहाँ पे यही बिल्कुल ही सही हो जाएगा। उसके बाद अगला क्वेश्चन आपसे पूछा गया है, निम्न में से किसने वंशानुक्रम को वैयक्तिक भिन्नता का प्रमुख कारण माना है? वंशानुक्रम को वैयक्तिक विभिन्नता का प्रमुख कारण माना था मन ने। किसने? मन ने। उसके बाद अगला क्वेश्चन आपसे पूछा गया है, वह आकलन जो विद्यालय परिषदों के दिशा निर्देशों के आधार पर तो किया जाता है किंतु परिषद बोर्ड स्तर पर नहीं कहलाता है या फिर नहीं किया जाता है। जो विद्यालय परिषदों के दिशा निर्देशों पर किया जाएगा तो क्या होगा, वो केवल विद्यालयों तक ही सीमित रहेगा। तो इसका आंसर हो जाएगा कि विद्यालय आधारित आकलन। कौन सा आकलन? विद्यालय आधारित आकलन। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया है, निबंधात्मक प्रश्नों के द्वारा निम्नलिखित में से किस क्षमता का आकलन संभव नहीं है? अर्जित ज्ञान से संगत तथ्य का चयन करना, स्थूल एवं सूक्ष्म दोनों स्तरों पर समस्या को समझना, शिक्षार्थी का भाषण कौशल, समस्या और मुद्दे के प्रति आंतरिक अभिव्यक्ति का प्रदर्शन करना। अब यहाँ पूछा गया आपसे कि निबंधात्मक प्रश्नों के द्वारा कौन सी चीज मतलब नहीं की जा सकती है, तो इसका आंसर हो जाएगा शिक्षार्थी का भाषण कौशल। तो यहाँ पे सी ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा कि निबंधात्मक जो प्रश्न होंगे उससे कौन सी क्षमता का आकलन संभव नहीं है, तो शिक्षार्थी का भाषण कौशल संभव नहीं है, क्योंकि भाषण कौशल के लिए इसमें से क्या है, शिक्षार्थी को बातचीत करना पड़ेगा, लेकिन निबंध में क्या है, निबंध केवल लिखना पड़ेगा। तो यहाँ पे सी ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा गया है, अनुसूचित जाति के बालकों की शिक्षा के प्रचार प्रसार हेतु क्या कदम उठाने चाहिए? अनुसूचित जाति के बालकों के लिए पृथक विद्यालय खोलना, बालकों की शिक्षा के लिए विशेष प्रकार के प्रोत्साहन सूत्रपात करना, विद्यालय में बालकों को समानता दिलाने के लिए संघर्ष करना, या फिर ये सभी। तो इसका आंसर हो जाएगा कि ये सभी कार्य करने चाहिए। तो डी ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया है, कक्षा में दृश्य श्रव्य सामग्री के संदर्भ में निम्न में कौन सा कथन असत्य है? जैसे कि यह सामग्री शिक्षार्थियों की रुचियों को उत्तेजित करती हैं, बिल्कुल सही दिया गया है। इन सामग्रियों को कक्षीय शिक्षण के स्थान पर प्रयोग किया जा सकता है। ये सामग्रियां मंदबुद्धि शिक्षार्थियों में अधिगम को सुलभ बनाती हैं। इन सामग्रियों के प्रयोग से शिक्षण कार्य सरल हो जाता है। अब इसमें पूछा गया है कौन सा कथन असत्य है, तो यहाँ पे जो असत्य कथन वो हो जाएगा कि इन सामग्रियों को कक्षीय शिक्षण के स्थान पर प्रयोग किया जा सकता है। तो ये क्या है, बिल्कुल गलत दिया गया है। तो यहाँ पे बी ऑप्शन बिल्कुल ही गलत है। तो इसके अनुसार यही बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। असत्य कथन पूछा गया है ना यहाँ पे। उसके बाद अगला क्वेश्चन आपसे पूछा गया है, आपकी कक्षा का एक बालक सप्ताह में 2-3 बार स्कूल से भाग जाता है, वह बालक है, वह कौन सा बालक है कहलाएगा? उसे बोला जाएगा पिछड़ा बालक। कैसा बालक? पिछड़ा बालक। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया है, बालकों में सोचने की योग्यता सफल जीवन के लिए आवश्यक है, निम्न में से यह मत किसका है? मतलब यह कथन किसका है कि बालकों में सोचने की योग्यता सफल जीवन के लिए आवश्यक है? यह कथन कहा था क्रो एंड क्रो ने। किसने? क्रो एंड क्रो ने। अगला क्वेश्चन पूछा गया, अंतर्दृष्टि द्वारा अधिगम का प्रतिपादन किया गया। अंतर्दृष्टि द्वारा अधिगम का प्रतिपादन किया गया था गेस्टाल्ट मनोवैज्ञानिकों द्वारा। तो यहाँ पे ए ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा गया है, अधिगम के अध्ययन हेतु निम्न में से किसने क्रिया प्रसूतन बंधन का उपयोग किया? क्रिया प्रसूतन बंधन का प्रयोग किया था स्किनर ने। किसने? स्किनर ने। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा गया है,
कोई बच्चा अपनी समस्या जब स्वयं हल कर लेता है तब आप क्या करेंगे? बच्चे को कुछ नहीं कहेंगे, बच्चे को पुरस्कृत करेंगे, बच्चे को दंडित करेंगे, बच्चे को दोबारा ऐसा न करने को कहेंगे। जब कोई बच्चा अपनी समस्या खुद हल कर लेगा तो एक शिक्षक को क्या करना चाहिए? बच्चे को पुरस्कृत करना चाहिए। तो यहाँ पे बी ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा गया है, निम्नलिखित में से कौन सा सिद्धांत छात्रों के व्यवहार को वांछित स्वरूप तथा दिशा प्रदान करने में शिक्षकों की सहायता करता है? अंतर्दृष्टि सिद्धांत, प्रयास एवं त्रुटि सिद्धांत, अनुकरण सिद्धांत या फिर अनुभवजन्य अधिगम सिद्धांत। तो छात्रों के व्यवहार को वांछित स्वरूप और दिशा प्रदान करने में जो हेल्पफुल होता है जो सिद्धांत, उसे बोलते हैं प्रयास एवं त्रुटि का सिद्धांत। कौन सा? प्रयास एवं त्रुटि सिद्धांत। और इसका प्रतिपादन किया था थार्नडाइक ने। किसने? थार्नडाइक ने। यह भी आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया है, संवेग व्यक्ति की उत्तेजित दशा है, यह कथन किसका है? यह कहा था वुडवर्थ ने। किसने कहा था? वुडवर्थ ने कहा था। उसके बाद अगला क्वेश्चन आपसे पूछा गया है, एक शिक्षक होने के नाते आप सामाजिक शिक्षण को क्यों महत्वपूर्ण मानते हैं? सामाजिक शिक्षण को इसलिए महत्वपूर्ण मानना चाहिए, बच्चों के सामाजिकरण में सहायक है। सामाजिक शिक्षण कैसा है? बच्चों के सामाजिकरण में सहायक है, इसीलिए इसको महत्वपूर्ण मानना चाहिए। तो यहाँ पे ए ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। उसके बाद अगला क्वेश्चन है, आप अपनी कक्षा के बच्चों में ईमानदारी की शिक्षा देना चाहते हैं, इसके लिए आप क्या करेंगे? बेईमान बच्चों को कठोर दंड देंगे, बच्चों के समक्ष ईमानदारी के महत्व पर विस्तार पूर्वक प्रकाश डालेंगे, ईमानदार बच्चों को पुरस्कृत करेंगे, बच्चों को ईमानदार व्यक्तियों की सफलता के उदाहरण देंगे। अगर कोई ईमानदारी की शिक्षा दे रहा है कोई शिक्षक, तो क्या करना चाहिए? प्रैक्टिकल रूप से बच्चों को पुरस्कृत करना चाहिए। जो ईमानदार बच्चे उनको पुरस्कृत करना चाहिए। तो यहाँ पे सी ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा, ईमानदार बच्चों को पुरस्कृत करेंगे। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है, मानव विकास के संबंध में पुनर्बलन सिद्धांत निम्न में से किसने प्रतिपादन किया था? पुनर्बलन का जो सिद्धांत उसका प्रतिपादन किसने किया था? तो इसका आंसर हो जाएगा, जो मानव विकास के संबंध में पुनर्बलन सिद्धांत दिया गया था, यह दिया गया था डोलार्ड और मिलर के द्वारा। किसके द्वारा? डोलार्ड और मिलर के द्वारा। तो यहाँ पे ए ऑप्शन हमारा बिल्कुल ही सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा गया है, निम्न में से किसने सर्वप्रथम बुद्धिलब्धि शब्द को परिभाषित किया था? सबसे पहले बुद्धिलब्धि के बारे में बताया था स्टर्न ने। किसने? स्टर्न ने बताया था। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है, वाइगोत्स्की के अनुसार खेल बालक के विकास के किस रूप में से प्रभावित नहीं करता? खेल क्या है? बालक के विकास को किस रूप से प्रभावित नहीं करता है? खेल बालकों में निकट विकास क्षेत्र जेडबीटी का निर्माण कर उनका समाजीकरण करता है। खेल कार्यों और वस्तुओं को विचार से अलग करता है। खेल कार्यों और वस्तुओं को विचार से जोड़ता है। खेल बालकों में आत्मनियंत्रण का विकास करता है। अब यहाँ पे क्वेश्चन क्या पूछा गया है कि खेल जो है बालक के विकास को किस प्रकार प्रभावित नहीं करता? तो इसका आंसर हो जाएगा कि खेल जो है खेल कार्यों और वस्तुओं को विचार से जोड़ता है। ये ऑप्शन बिल्कुल ही गलत दिया गया है। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा गया है, सामाजिक समायोजन का कठिन काल कहा जाता है। सामाजिक समायोजन का कठिन काल कहा जाता है पूर्व किशोरावस्था की लड़कियों एवं लड़कों दोनों के संदर्भ में। तो यहाँ पे सी ही ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। उसके बाद अगला क्वेश्चन आपसे पूछा गया है, समावेशी शिक्षा सम्मिलित करती है। समावेशी शिक्षा किसको सम्मिलित करती है? ऑप्शन ने दिए गए सामान्य और अधिगम अक्षम शिक्षार्थियों को। तो यहाँ पे पहला ये ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा कि समावेशी शिक्षा जो होती है सामान्य और अधिगम अक्षम शिक्षार्थियों को शामिल करती है। तो यहाँ पे ए ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया, पढ़ने की क्षमता कहलाती है। पढ़ने की क्षमता को कहा जाता है डिसलेक्सिया। क्या कहते हैं? डिसलेक्सिया कहते हैं।
और अगला क्वेश्चन आपसे पूछा गया है, पियाजे के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सी अवस्था में बच्चा अमूर्त संकल्पनाओं के विषय में तार्किक चिंतन करना आरंभ कर देता है। तो अमूर्त संकल्पनाओं के विषय में तार्किक चिंतन आरंभ करना स्टार्ट करता है बच्चा मूर्त संक्रियात्मक अवस्था में, जिसकी एज होती है 7 से 11 वर्ष। तो यहाँ पे डी ऑप्शन बिल्कुल ही करेक्ट हो जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है, विशेष रूप से प्राथमिक स्तर पर विद्यार्थियों के सीखने संबंधित समस्याओं को संबोधित करने का सबसे बेहतर तरीका है महंगी और चमकदार सहायक सामग्री का प्रयोग करना, सरल और रोचक पाठ्य पुस्तकों का प्रयोग करना, कहानी कथन पद्धति का प्रयोग करना, अक्षमता के अनुरूप विभिन्न शिक्षण पद्धतियों का प्रयोग करना। तो यहाँ पे पूछा गया है कि विद्यार्थियों के सीखने संबंधित समस्याओं को संबोधित करने का सबसे बेहतर तरीका क्या है। तो इसमें जो सबसे अच्छा तरीका होगा वो हो जाएगा कि अक्षमता के अनुरूप विभिन्न शिक्षण पद्धतियों का प्रयोग करना। तो यहाँ पे डी ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।